हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। हम मैंने कल इसका आपको इंट्रो बताया था और इसकी कुछ रेशियोज बताई थी, और फिर मैंने आपको एंड पे निमोनिक भी बताया था। तो वो निमोनिक भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और आपकी जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड ने 3 बड़े ड्रोने ड्रोने से ग्राफ बनाए हुए हैं। तो वो ग्राफ आपने लाजमी समझ लेने हैं। वो आपकी चूंकि स्टेप टू सीके में भी बने हुए हैं, तो उन ग्राफ को आपने समझ लेना। वो जितने ज्यादा ड्रोने दिख रहे हैं उतने ज्यादा वो है नहीं है मुश्किल। तो आपने पहले हम देखते हैं कि हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में फर्क क्या होता है। तो मैंने ये कहा था कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होती है? इसमें कोई ऐसी चीज होती है, इसमें ये मसला आता है कि हमारी जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, इसमें क्या हो जाता है? इसमें लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल, इलास्टिक जो रिकॉइल है लंग का, वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और वो किस किस वजह से खत्म होता है वो हम आज पढ़ेंगे। हर डिजीज का डिफरेंट होता है। जब इलास्टिक रिकॉइल खत्म होता है ना, तो फर्ज करो ये आपका एल्वेलाई है, इस तरह मैंने कल आपको समझाया था। तो एयर अंदर तो आ जाती है, हम इंस्पायर तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम एयर को बाहर निकालने लगते हैं, तो जो इसका आउटफ्लो ट्रैक्ट है, ये जो बाहर का रास्ता है, ये क्या कर जाता है? कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो जब ये कोलैप्स करता है तो क्या आ जाती है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। और ऐसी डिजीजेस को हम क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि फर्ज करो ये एल्वेलाई है, फर्ज करो ये एल्वेलाई है, और इसके इर्द गिर्द क्या हो गई है? इसकी फिब्रोसिस हो गई है। इसकी क्या हो गई है? फिब्रोसिस हो गई है। तो उससे क्या होगा? ये जो एल्वेलाई है, ये रिस्ट्रिक्ट कर गया है, ये ज्यादा एयर को इंस्पायर नहीं कर पाएगा। तो इसमें एयर अंदर ही नहीं आएगी। जब अंदर ही नहीं आएगी तो बाहर भी नहीं जाएगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि इंस्पायरेशन में मसला होगा। और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में किस में मसला होगा? एक्सपायरेशन में मसला होगा। फिर मैंने आपको एक निमोनिक सिखाया था, और वो निमोनिक मैं अप्लाई करता हूँ ताकि आपको चीजें याद आ जाएं। देखो, मैंने कहा था कि ऑब्स्ट्रक्टिव के आपने 3 लफ्ज निकालने हैं, ओ, बी और यू। 3 लफ्ज निकालने हैं और उसको इस तरह लिख लेना है, ओ, बी और यू। ओ से आपने क्या याद रखना है? आउटफ्लो प्रॉब्लम। कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हैं, इसमें क्या कौन सी प्रॉब्लम होगी? आउटफ्लो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और बी से आपने क्या याद रखना है? बिलो। बिलो का मतलब क्या है कि इसमें मैंने कल आपको बड़ी डिटेल में समझाया था कि FEV1 क्या होता है और FVC क्या होता है। और जिन बच्चों ने कल ये समझा कि हमारा टाइम जाया होता है क्लास में, और उन्होंने क्लास लीव कर दी, तो वो अब अपनी जिम्मेदार खुद हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं ये इसको दोबारा समझना, तो वो मुझसे रिकॉर्डिंग्स मांग सकते हैं, मैं उनको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है, कल वाली। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैंने कहा था बी से आपने क्या याद रखना है? बिलो। तो आपने याद रखना है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में FEV1 ओवर FVC की जो रेशो होती है वो कम हो जाती है। और वो कितनी कम हो जाती है? वो लेस देन 0.7 हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने यू से क्या याद रखना है? यू से आपने क्या याद रखना है? अपर। ठीक है, अपर वैल्यू। और अपर वैल्यू को हम क्या कहते हैं? निनोमिनेटर, निनोमिनेटर। और मैंने ये कहा था कि आपने इसको इस तरह याद रखना है कि जो निनोमिनेटर होगा वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, मतलब FEV1 बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। इस निमोनिक से मुझे याद कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे पता चल गया कि भाईजान जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है उसमें आउटफ्लो प्रॉब्लम है। जो इसमें बी है वो मुझे ये बता रहा है कि इसकी जो रेशियो है वो 0.7 से लेस है। और इसमें क्या है? जो डिनोमिनेटर है, जो अपर वैल्यू है, वो काफी ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो ये निमोनिक से मुझे पता चल गया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि भाईजान आपने रिस्ट्रिक्टिव का निमोनिक कैसे याद रखना है। इसमें से भी आपने 3 लफ्ज निकालने हैं। पहले वाला आर निकालना है, ई निकालना है और आई निकालना है। तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया, आर, ई और आई। ठीक है। और आर से मैंने क्या कहा था? आर से मैंने कहा था कि आपने याद रखना है री इनसाइड। ठीक है, री इनसाइड या फिर री इंस्पायरेशन। री इंस्पायरेशन, ये 2 लफ्ज आप जो मर्जी आप याद कर लो। आर से आपने ये याद रखना है। ई से आपने क्या याद रखना है? एलिवेटेड। ई से आपने क्या याद रखना है? एलिवेटेड। और आई से आपने क्या याद रखना है? आई से आपने क्या याद रखना है? आई से आपने जी याद रखना है इंफीरियर नंबर। ठीक है, इंफीरियर, इंफीरियर वैल्यू मतलब कि आपका डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है? देखो, री इंस्पायरेशन या री इनसाइड का मतलब है कि जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इसमें इंस्पायर करने में मसला आएगा। और इसमें जो वैल्यू होगी, जो रेशियो होगी, एफ ई वी वन ओवर FEV1 ओवर FVC। अगर आपको इस रेशो की समझ नहीं आती तो आप मुझसे रिकॉर्डिंग मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आपने इसको लाजमी समझना है। इसकी जो रेशो होगी वो रेशो होगी, इट विल बी एलिवेटेड। और कितनी एलिवेटेड? मोर देन 0.7। अगर 0.7 से रेशो बड़ी होगी तो हम कहेंगे इस पेशेंट को क्या है? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। और हम क्या कहेंगे कि जो इसकी इंफीरियर वैल्यू है, जो इसकी डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? FVC, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, मैंने कल समझाया था। तो इसमें क्या होगा? जो डिनोमिनेटर होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके हमने लफ्जों से ही थोड़े से निमोनिक निकाले हैं।
वरना अगर आप निमोनिक से याद करोगे तो आपको भूलेगा नहीं, वरना ये दोनों मिक्स हो जाते हैं कि किसमें क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो सकती है। उसके बाद आपकी बुक ने 3 ग्राफ बनाए हैं, वो ग्राफ इतने कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के लिए, बट चूंकि वो स्टेप टू सीके में बने हुए हैं तो इसलिए आपने उसको अच्छे से समझ लेना ताकि आपको दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े। तो हम पहले नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं। अब आपकी बुक ने ये डबल ग्राफ बनाया है, मतलब उसने जो वाई एक्सिस है उस पर डबल शो किया है। ये 0 है, ठीक है, और ये क्या है, -2 है, -4 है, और माइनस इसको 6 कर लो, और -8 है। और अगर हम ऊपर की तरफ चाह रहे हैं तो +2, 4, 6 और 8 इस तरह। और इसने उसने एक्स एक्सिस की तरफ क्या लिया हुआ है, फ्लो लिया हुआ है, और वाई एक्सिस की तरफ उसने बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ली हुई है, और वो क्या है, लंग का वॉल्यूम है। लंग का वॉल्यूम है, आप अपनी बुक पे देखें आपको फिर समझ आएगी। ठीक है, तो जो ग्राफ उसने एक्स एक्सिस की तरफ लिया है उसमें उसने लंग का वॉल्यूम मतलब कि 0, ये 0 है, उसके बाद ये 2 है, ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 6 है, और ये क्या है, 8 है। ठीक है, इस तरह आपकी बुक ने कुछ वैल्यूज बनाई हुई हैं। अब हम नॉर्मली क्या आता है, देखो, फर्ज करो आप सांस लेते हो, आप इंस्पायर करते हो, सांस अंदर लेके जाते हो। जब आप सांस अंदर लेके जाते हो तो ऑफ कोर्स आपकी लंग का वॉल्यूम बढ़ता है, आपकी लंग का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो हमने यही देखना है कि जब हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं तो हमारा ग्राफ किस तरह बनता है। ठीक है, और फिर हम ये तो नॉर्मल है कि पेशेंट हमारा बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई मसला नहीं है, तो नॉर्मल ग्राफ उसका कैसे बनेगा, तो वो मैं आपको ग्रीन से बना के दिखाता हूँ। देखो, अब आपको पता है, आपको भाईजान पता है कि जो मेरी लंग्स हैं वो किस किस वॉल्यूम पे हमेशा रहती हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम पे। मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम होता है कि मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं वो वाला वॉल्यूम बाहर नहीं आएगा, वो वाला वॉल्यूम कभी भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब मैं आपको एक दफा ना आपकी बुक से भी दिखा देता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। देखो, ये है वो ग्राफ, ये वाला ग्राफ हमने पढ़ना है। ठीक है, पहले हम नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर हम ऑब्स्ट्रक्टिव का पढ़ेंगे, और फिर रिस्ट्रिक्टिव का पढ़ेंगे। ये देखने में बड़े ड्रोने आपको लग रहे हैं, लेकिन ये आसान है। देखो आसान कैसे है, इसमें जो ग्राफ होगा नीचे की तरफ मैंने क्या बनाई है, इंस्पायरेशन। ठीक है, नीचे की तरफ मैंने क्या बनाई है, इंस्पायरेशन, कि जब मैं इंस्पायर करूंगा तो मेरा ग्राफ किस तरह चेंज होगा। तो मैंने क्या किया, देखो, अब ये ग्राफ 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये 2 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि भाईजान 2 पे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो हमेशा हमेशा आपकी लंग्स में पड़ा होता है, तो इसलिए हम ये ग्राफ 2 से स्टार्ट करेंगे। ये नॉर्मल ग्राफ है। जब मैंने सांस को अंदर लिया तो मेरा ग्राफ क्या, मेरी जो लंग है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा। और मुझे पता है ये थोड़ा सा ग्राफ चूंकि मैंने हाथ से बनाया तो इसकी वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। जब मैंने इंस्पायर किया तो मेरा जो वॉल्यूम था, लंग का वॉल्यूम, वो 2 से उठ के किस पे आ गया, 6 पे आ गया। तो इस तरह, ठीक है, ये इस तरह ग्राफ जा रहा है। जो नीचे वाला ग्राफ है वो इंस्पायरेशन का है। जब मैंने इंस्पायर किया तो क्या हुआ कि मेरा 2 था पहले वॉल्यूम लंग का, वो 6 पे आ गया। अब मैंने सांस को बाहर भी निकालना है। फिर आती है FEV1 का कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था जब आप सांस को बाहर निकालते हो तो पहले सेकंड में जितनी आप एयर निकालते हो उसको हम कहते हैं FEV1। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि पहले सेकंड में ही हम 80% एयर बाहर निकाल देते हैं। तो जो FEV1 होता है वो पहले सेकंड में हम 80% एयर को बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए इसलिए जब मैंने एक्सपायर करने की कोशिश की तो जल्दी से मेरा फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि बड़ी स्पीड से एयर बाहर आएगी। क्यों, क्योंकि FEV1 है। एक सेकंड के बाद मेरा ग्राफ वापस किस पे आ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम पे आ जाएगा। और ऊपर वाला ग्राफ क्या है, एक्सपायरेशन का है, और नीचे वाला क्या है, इंस्पायरेशन का है। दिस इज नॉर्मल वैल्यू। और इसमें उसने आपको समझाने की ये कोशिश की है कि ये जो 0 to 2 वैल्यू थी ये क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि परमानेंट वॉल्यूम है आपकी एयर का। और हमने कल क्या कहा था कि आपकी वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, अगर आपने देखा हो कि आपका जो इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, वाइटल कैपेसिटी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी ये वाइटल कैपेसिटी है। मैंने आपको कहा था कल आपने टर्म्स इसको रिवाइज करनी है। तो वाइटल कैपेसिटी आपकी ये है। लेकिन अगर मैं चेक करना चाहूं कि मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी, ये जो वाइटल कैपेसिटी है ये वाली है, ये 2 तक है यहां तक। क्योंकि मैंने हाथ से बनाया इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लेकिन जो टोटल कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, वो 0 तक होगी। वो कितनी होती है, 6 लीटर होती है, 6 लीटर। और जो वाइटल कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी कौन कौन सी होती है, आपका ये वाला रिजर्व वॉल्यूम को निकाल के बाकी जितने भी वॉल्यूम्स है वो आपकी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है। और टोटल कैपेसिटी क्या होती है, सारी जितनी भी आप वैल्यू मिला लें। मैं आपको बुक से समझाता हूँ फिर आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये हाथ से बना हुआ डायग्राम। देखो, ये आपका ग्राफ आ गया। मैंने इंस्पायर किया,
ठीक है, मैंने क्या किया, इंस्पायर किया, तो मेरी लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा इस तरह। ठीक है, तो इस तरह एक कर्व आई मेरे पास कि मेरी लंग का वॉल्यूम बढ़ गया है, और मेरी लंग का वॉल्यूम पहले कितना था, तकरीबन 2 था। ठीक है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम था। उसके बाद जब मैंने इंस्पायर किया तो मेरी लंग का वॉल्यूम किस पे चला गया, 6 पे चला गया। ठीक हो गया। अब मैंने हवा को बाहर भी निकालना है। जब मैं हवा को बाहर निकालूंगा तो पहले सेकंड में फ्लो क्यों तेज है, पहले सेकंड में हमारी लाइन क्यों ऊपर चली गई है, क्यों, क्योंकि FeV1 है। और FeV1 के बारे में मैंने आपको बताया था कि FeV1 में 80% ऑक्सीजन हम निकाल देते हैं। आप सारे अपने ऊपर तजर्बा करें कि आप जब सांस को बाहर निकालते हैं ना, तो बड़ी जल्दी से सांस बाहर निकल जाता है। पहले सेकंड में ही आपकी एयर बाहर निकल जाती है, 80% एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये एक कुदरती अमल है। तो इसलिए हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस शेप का बनेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा लूप, इसको हम कहते हैं लूप कहते हैं, फ्लो वॉल्यूम लूप। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो वॉल्यूम लूप के फ्लो और वॉल्यूम में क्या क्या रिलेशन है। फिर आपकी बुक ने आपको समझाने की कोशिश की है कि आरबी आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो क्या है, 0 to 2 आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है। वाइटल कैपेसिटी क्या है, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल के बाकी जितना भी वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी होती है। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी आप जितने भी वॉल्यूम थे उनको आप ऐड कर लेते हैं, और वो कितनी होती है, 6 लीटर होती है। ठीक हो गया। अब जरा मुझे बताएं जल्दी से शाबाश, के इस ग्राफ की समझ आई है, फिर मैं आगे चलूं। मैं आपको बुक से समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उधर बनाया ना तो फिर आप वो गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। चले ठीक है, डॉक्टर मुकद्दस एक्सीलेंट, आपको समझ आ गई है। बाकी क्या कहते हैं, सैयद आसिम को भी समझ आ गई है। चले ठीक है, तकरीबन आपको आई होप की समझ आ रही है। हम अब चलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की तरफ। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की तरफ। अब ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या था, ऑब्स्ट्रक्टिव में मुझे ये पता है कि मेरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, मैं इंस्पायर तो कर लूंगा, मैं अंदर तो एयर को ले जाऊंगा, लेकिन जब मैं बाहर निकालूंगा तो एयर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, जो उसका रास्ता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब मुझे जरा बताएं कि जब मैं एयर को अंदर लेके जाऊंगा, मेरी एयर अंदर स्टोर हो जाएगी। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब मैं एयर को अंदर लेके जाऊंगा, तो जब मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगा वो तो बाहर ही नहीं आएगी। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो आपका परमानेंट वॉल्यूम है लंग के अंदर, वो ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी बताएं शाबाश। डॉक्टर मुकद्दस एक्सीलेंट, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वो ज्यादा हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो आपकी बुक ने दो दो लाइनें बनाई हैं। उसने एक डॉटेड लाइन बनाई है और एक उसने ग्रीन लाइन बनाई है। तो जो डॉटेड लाइन है वो आपकी नॉर्मल है, वो आपकी क्या है, नॉर्मल है। और वो डॉटेड लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, तकरीबन 2 से स्टार्ट हो रही है और 6 तक जा रही है। लेकिन अब आपके पास एक मरीज आ गया है, कौन सा मरीज आ गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का। उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ पड़ा है। तो अब हमारा ग्राफ 2 से स्टार्ट नहीं होगा, अब हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा तकरीबन 4 से। क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आई पड़ी है, हमारी एयर बाहर ही नहीं मूव कर पा रही, एयर की अंदर एयर ज्यादा, लंग के अंदर एयर ज्यादा हो गई है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो 4 से स्टार्ट होगा। और जब वो बेचारा इंस्पायर करेगा तो 4 से ग्राफ आगे जाएगा, कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, 8 पे। ठीक है, 8 पे जाएगा। जब वो 8 पे चला जाएगा तो हम टोटल लंग कैपेसिटी, ये देखो, ये टोटल लंग कैपेसिटी है। ठीक है, और ये क्या है, इसकी वाइटल कैपेसिटी है, ये वाली वाइटल है। ठीक है, और ये इसका क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। 0 से 4 तक इसका क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम पहले 2 था, अब 4 हो गया, तो इंक्रीज हो गया। टोटल लंग कैपेसिटी पहले 6 लीटर थी, अब कितनी हो गई है, 8.5 या 8 लीटर हो गई है। तो टोटल लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई। और आपकी जो वाइटल कैपेसिटी है, वो वाइटल कैपेसिटी क्या रहेगी, वाइटल कैपेसिटी तकरीबन आपकी सेम रहेगी या थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब वही बंदा क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो बाहर तो ऑब्स्ट्रक्शन आई पड़ी है, बाहर तो मसला एयर निकालने का। तो अब जो हमारा ग्राफ है वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो बेचारा बहुत जोर लगाएगा लेकिन एयर बाहर ही नहीं आ रही, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हमारा जो ग्राफ है वो यहां तक जाएगा, 4 पे जाएगा और वापस आ जाएगा। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है वो इस तरह, ये साइकिल इस तरह चलता है। ये हमने इंस्पायर किया, ये एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इस तरह चलता है। ठीक है, तो इसमें आपने ये जो ग्राफ है इसमें से आपने 2-3 बातें अखज करनी है। क्या अखज करना है, एक तो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है, हमारी जो एयर होती है वो अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाती है। दूसरी जो बात आपने निकालनी है वो ये निकालनी है कि इसमें टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे, पहले मेरी जो लंग थी वो मैक्सिमम 6 पे जाती थी, लेकिन अब वो 8 पे जा रही है, तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और आपने क्या निकालना है, और आपने FeV1 का निकालना है कि FeV1 बहुत कम हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फर्ज करो ये आपका एलोलाई है,
तो ये तो बंद है, बाहर का रास्ता तो बंद है। तो आप जितना मर्जी जोर लगाएंगे, पहले सेकंड में आप एयर को बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो FeV1 इसमें बहुत कम हो जाता है, ठीक है, इसमें बहुत कम हो जाता है। तो अब जरा मुझे बताएं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का ये ड्रोना सा जो ग्राफ है वो आपको समझ आ गया है? इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं रह गई? जल्दी बताएं। शाबाश। डॉक्टर काशिफ को क्लियर हो गया, डॉक्टर समीना को भी क्लियर हो गया है। चलें ठीक है, डॉक्टर तहरीम नहीं आई आज, डॉक्टर लाइबा को भी क्लियर हो गया और अली हसन को A1 क्लियर हो गया। चले हम आगे चलते हैं। डॉक्टर निमरा, डॉक्टर नमरा या निमरा, और मुदस्सर शहबाज को भी समझ आ गया। ओके, अच्छा, हम आगे चलते हैं। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो पहले आप अपनी बुक पे गौर करें कि जो ये डॉटेड लाइन है ना, ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है, ये नॉर्मल ग्राफ है। तो नॉर्मल पेशेंट का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। लेकिन जब आपके पास कोई बंदा आया रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का, उसमें जो FeV1 ओवर FVC रेशियो है वो मोर देन 0.7 है, तो आप उसको किस तरह उसका ग्राफ बनेगा, तो वो आपने देखना है। अब जरा मुझे बताएं कि अगर एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पेशेंट है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का एक पेशेंट है, और वो बेचारा अंदर ही एयर नहीं लेके जा रहा, तो जब वो अंदर एयर के नहीं लेके जा रहा, तो उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी बताएं। शाबाश। मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम परमानेंट वॉल्यूम है, तो अगर वो अंदर ही नहीं एयर लेके जा रहा तो उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम कम होगा ज्यादा होगा? डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर मुकद्दस हमारे बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और ये सबसे पहले आंसर करते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब जो हमारा ग्राफ होगा, पहले वो किससे स्टार्ट हो रहा था? 2 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब वो किससे स्टार्ट होगा? वो 1 से स्टार्ट होगा, वो तकरीबन 1 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम ही कम हो चुका है। रेजिडुअल वॉल्यूम ही कम हो चुका है क्योंकि एयर अंदर ही नहीं जा रही। जब एयर अंदर नहीं जाएगी तो आप जब इंस्पायर करोगे तो जो आपकी नीचे वाली कर्व है, ये देखो छोटू सी बनी है, बिल्कुल छोटी सी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, एयर अंदर ही नहीं जा पा रही। जब अंदर ही नहीं जा पा रही तो आपकी एक तो जो कर्व है वो बिल्कुल छोटी सी बनेगी, और वो कहां तक जाएगी? वो नॉर्मली 6 तक जाती थी, 2 से 6 तक जाती थी, लेकिन अब वो किस तक जाएगी? वो मैक्सिमम मैक्सिमम 4 तक जाएगी। मतलब कि आपकी जो लंग्स है वो 4 लीटर तक भर सकेंगी, उससे ज्यादा नहीं भर सकेंगी। डॉक्टर मुकद्दस, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। अच्छा, तो जो 4 तक जाएगी, ठीक है, जो ये कर्व है ये 4 तक जाएगी। अब होगा क्या? अब जब ये 4 तक जाएगी, 4 के बाद जब आप एक्सपायर करोगे, जब आप बाहर निकालने की कोशिश करोगे, तो एयर अगर अंदर ही कम गई है तो बाहर भी कम आएगी। तो जब बाहर कम आएगी तो आपकी जो ऊपर वाली लूप है ये भी छोटी बनेगी। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाली बातें। अब इसमें से आपने बातें निकालनी कौन सी हैं? इसमें आपने बातें कौन सी निकालनी है कि ये जो आपकी लूप है, अगर आप गौर करें तो जो रेड वाली लाइन है, ये जो रेड लूप है ये आपके लेफ्ट साइड पे है, और जो ये पर्पल कलर की लूप है ये आपकी राइट साइड में है। तो जो लूप है वो शिफ्ट हो गई है राइट की तरफ। तो आपने क्या कहना है? आर से रिस्ट्रिक्टिव, आर से क्या है? रिस्ट्रिक्टिव। तो आर से आपने कहना है राइट शिफ्ट। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए ना कि यार बताएं कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो लूप है, फ्लो वॉल्यूम लूप, वो किस तरफ शिफ्ट होती है, तो आपने मेरी बात को याद कर लेना है। पहले मुझे याद कर लेना, फिर मेरी बात को याद करना है कि रिस्ट्रिक्टिव आर से शुरू हो रहा है तो आर टू राइट, इसमें जो लूप होगी वो शिफ्ट हो जाएगी किसकी तरफ? राइट की तरफ। और इसमें क्या याद करना है? देखो, इसमें जो वो लूप है हमारी सिर्फ 4 तक जा रही है, पहले वो 8 तक जा रही थी या 6 तक जा रही थी, तो इसमें जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और इसमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और अगर आप गौर करें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा ही गौर करें, तो क्या होगा? सिर्फ आप ऊपर टेबल की तरफ देखें तो जो FeV1 रेशो सिर्फ इंक्रीज हो रही है, सिर्फ FeV1 रेशो इंक्रीज हो रही है। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, देखो जितनी भी वैल्यूज है वो सारी डिक्रीज हो रही हैं। तो आपको याद करने में आसानी होगी कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में सिर्फ FeV1 रेशियो क्या होती है? इंक्रीज होती है। बाकी जितनी भी वैल्यूज आ जाएंगी, RV, FRC, TLC, FeV1, FeVC, सारी डिक्रीज होंगी। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताएं कि ये तीनों ग्राफ समझ आ गए हैं? फिर मैं डॉक्टर मुकद्दस के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, जल्दी बताएं। शाबाश, जल्दी बताएं। डॉक्टर समीना को समझ आ चुकी है। चलें ठीक है, तकरीबन आपको आई होप कि मेरी बात समझ आ रही है। अब डॉक्टर मुकद्दस ने बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा है जो कि मेरे जहन में भी आया था
कि चूंकि देखो ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ये तो परमानेंट वॉल्यूम है, ठीक है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है ये तो आपका परमानेंट वॉल्यूम है। तो फिर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में ये रेजिडुअल वॉल्यूम कम क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन है उनका। तो देखो इसका आंसर ये है, देखो जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है, फिब्रोसिस हो जाती है। क्या होता है, फिब्रोसिस हो जाती है, मतलब कि आपकी जो दीवारें हैं वो बहुत सख्त हो जाती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, बहुत सख्त हो जाती हैं। और मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था कि आपकी एक लंग के अंदर प्रेशर होता है और एक आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है। अब होता क्या है, जब आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है, जब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है, तो आपकी एयर अंदर कम जाती है, मतलब इन जो आप अंदर इंस्पायर कर रहे हो वो कम जाती है। जब वो कम जाती है तो आपका जो लंग है इसका जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, जो आपकी चेस्ट कैविटी उसका प्रेशर और जो लंग के अंदर प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो प्रेशर है वो उसको मेंटेन किया हुआ है रेजिडुअल वॉल्यूम के हिसाब से, 2 लीटर गैस के। लेकिन जब रिस्ट्रिक्टिव डिजीज होती है तो पेशेंट के अंदर एयर कम जाती है, और अंदर जब एयर कम जाती है तो वो एक्सपायर नॉर्मली कर लेता है। एयर अंदर कम जा रही है लेकिन बाहर ज्यादा आ रही है। इस वजह से गाइटर ने सेम वर्डिंग लिखी हुई है, इस वजह से आपकी जो लंग्स हैं वो एक डिफरेंट रेजिडुअल वॉल्यूम अटेन कर लेती हैं और वो कम हो जाता है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। दोबारा सुने, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं था ये। देखो जब आप एयर को अंदर कम लेके जाओगे ना, जब एयर को अंदर कम लेके जाओगे तो अंदर एयर की कमी हो गई है। और चूंकि आपकी एक्सपायरेशन नॉर्मल है, आप एक्सपायर्ड नॉर्मल कर रहे हो लेकिन अंदर कम लेके जा रहे हो। अब होगा क्या कि आपका जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है और जो एल्वेलर प्रेशर, जो लंग के अंदर प्रेशर है, ये दोनों डिस्टर्ब हो गए हैं। होगा क्या, आपकी आपकी बॉडी आपके, क्योंकि ये दोनों मैकेनिक्स पे काम करते हैं, तो आपकी लंग एयर को बाहर निकाल देगी थोड़ी सी और कम रेजिडुअल वॉल्यूम पे आ जाएगी। कम रेजिडुअल वॉल्यूम पे जब वो आएगी तो अपने एल्वेलर प्रेशर को मेंटेन करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो सिर्फ आपने इसको रटा मार देना है कि अगर एयर कम जा रही है तो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये इतनी कोई खास अहम बात नहीं है, बट ये गाइडन पे ये ना एक थोड़ा सा पैराग्राफ छोटा सा उसने लिखा हुआ है तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपको आई होप कि इन ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप स्टेप 2 सी के अपनी बुक उठा के देखोगे तो ये ग्राफ उसने इसी तरह बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपने इनको छोड़ना नहीं है, छोड़ना आपने कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एड में बहुत रेयर टॉपिक होगा जो मैं कहूंगा कि ये छोड़ दो, बाकी आपने हर चीज करनी है। फर्स्ट एड का एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है। अब हम डिजीजेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम आज इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को मुकम्मल कर लें। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जितनी भी हैं उनको मुकम्मल कर लें, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपने पैथोमा से पढ़ना है, लेकिन अगर आपके पास पैथोमा नहीं है तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ आपने ये अपनी बुक पे नोट कर लेना है और इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यही सारी बातें हैं, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपने अच्छे से करना है, क्योंकि जो आपके स्टेप 2 सीके है उसमें भी आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा बातें मिलेंगी। तो हम इसको अच्छे से इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी क्लिनिकल जो बुक है स्टेप 2 सीके वो भी हमारी साथ साथ कवर हो सके। ठीक है, तो आपने गौर से सुनना है और जहां पे समझ ना आए मुझसे पूछ लेना है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं कि आप पल्मोनोलॉजी वार्ड में जाओगे ना तो टोलियों की शक्ल में आपके पास इसके मरीज आएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, तो आइटिस का मतलब क्या होता है, जिसके लफ्ज के एंड पे आइटिस आ जाए उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, और ये क्या होगी, क्रोनिक। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। अभी तक मुझे नाम से सिर्फ यही पता चला है कि भाईजान जो ब्रोंकाई होंगे उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और वही इन्फ्लेमेशन क्या होगी, क्रोनिक होगी। ठीक हो गया, मान लिया। अब हम आगे चलते हैं कि इन्फ्लेमेशन जब होगी तो फिर क्या होगा। इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, मैं ब्लू से लिख देता हूं। जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेजिया। ठीक है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन साइज, और हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, ऑफ म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। इसको मैं समझाता हूं। देखो मैंने आपको बताया था कि फर्ज करो ये आपके क्या हैं, ब्रोंकाई हैं। तो इसमें
हमारे अल्लाह ताला ने खास किस्म के ग्लैंड्स रखे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस क्रिएटिंग ग्लैंड्स। अब कोई ऐसी वजह है, और वजह मैं आपको जाके बताता हूँ आगे, अगर इनकी क्या हो जाए, हाइपरट्रॉफी हो जाए और इनका हाइपरप्लेजिया हो जाए तो क्या होगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा। अब इसको आप चेक कैसे करोगे, इसको आप चेक कैसे करोगे कि ये इसकी हाइपरट्रॉफी हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए हम हमारे पास एक फार्मूला है, रीड इंडेक्स। एक हमारे पास फार्मूला आता है रीड इंडेक्स। रीड इंडेक्स हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कितनी हाइपरप्लेजिया हुआ है या कितना हाइपरट्रॉफी हुई है। तो ये आप कैसे चेक करोगे, रीड इंडेक्स का फार्मूला ये होता है कि आप इसको रेशो लेते हो, किस किस की रेशो लेते हो, थिकनेस ऑफ ग्लैंड, आप जो ग्लैंड होता है उसकी थिकनेस लेते हो, थिकनेस ऑफ ग्लैंड ओवर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम। जो आपका ब्रोंकाई का एपिथेलियम है उसका उसकी थिकनेस, और जो आपका ग्लैंड होता है उसकी थिकनेस को जब आप डिवाइड करते हो, और अगर आपके पास आंसर आ जाए, अगर आपके पास आंसर आ जाए लेस देन 50, ठीक, लेस देन 50% या फिर लेस देन 0.5, मतलब अगर आप रेशियो में लोगे तो 0.5, अगर आप परसेंटेज में लोगे तो 50%। अगर वैल्यू आपके आए 0.5 से छोटी तो आपने कहना है ये पेशेंट क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर वैल्यू आपके पास ये क्या है, नॉर्मल है, ये वैल्यू 50% से छोटी है तो ये नॉर्मल है। और अगर आपके पास वैल्यू आए मोर देन 50% या फिर 0.5 से बड़ी हो तो आपने कहना है ये किसका पेशेंट है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सीबी का मतलब है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये इस तरह आप चेक करते हैं। अब ये कैसे हम चेक करते हैं, देखो, फर्ज करो मैं एक स्केच बनाता हूं। ये क्या है, ये आपका एपिथेलियम है, ठीक है, ये क्या है, एपिथेलियम है, ये क्या है, एपिथेलियम है। और हमारा जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम की फर्ज करो कि ये कितनी, इसकी 2 है, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, 2 है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें ये क्या है, ये इसमें क्या है जी, हमारा एक म्यूकस क्रिएटिंग ग्लैंड है। और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है जी हमारे पास 1, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है, 1। जब मैंने इसकी रेशो ली तो ऊपर मैंने ग्लैंड की थिकनेस रखनी थी 1 और नीचे मैंने किसकी थिकनेस रखनी थी, 2। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 0.5 आया। मतलब कि क्या है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होना चाहिए कि जो आपका म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है इट शुड बी हाफ इन लेंथ, इसको हाफ होना चाहिए। देखो ये 2 था तो इसको 1 होना चाहिए, मतलब 1 या 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर ये क्या हो, अगर ये इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, अगर ये बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो गया, इसकी वैल्यू फर्ज करो 2 हो गई है, जितना हमारा एपिथेलियम था उतना ही म्यूकस ग्लैंड हो गया, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम ऊपर भी 2 रखेंगे नीचे भी 2 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। और इसको जब हम परसेंटेज में लेंगे तो 100%। तो ये तो 100% आ गया, इसका मतलब कि ये किसका पेशेंट है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, रीड इंडेक्स यूज करते हैं टू डायग्नोज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ये इसमें आपने लाजमी याद रखना है कि 50% से कम हो तो नॉर्मल, मोर देन 50% हो तो क्या होगा, हमारा पेशेंट होगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का। उसके बाद एक बहुत अहम बात है, डीएलको, इसको हम डलको कहते हैं, ठीक है, डलको, डलको इसमें डिक्रीज होगा। ये डलको को मैं ना डिटेल में आपको बताता हूँ, इसके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस खत्म हो गया, फिलहाल आपने मेरी बात पे यकीन रख लेना है कि जो डलको होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और जो आपके पास मरीज आएगा इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मरीज आएगा वो आपके पास कैसे आएगा। सबसे पहले जब आपने अपनी 42,000 की स्टैथ रखी उसके चेस्ट, उसकी लंग्स को अस्कल्टेट करने के लिए, तो आप क्या सुनोगे, आपको वीजिंग साउंड सुनाई देगी। जब आप उसकी लंग साउंड सुनोगे तो आपको इस तरह लगेगा कि जैसे लंग सीटियां मार रही हैं, ठीक है, तो उससे इसे हम कहते हैं वीजिंग साउंड। या आप इंटरनेट से देख सकते हो ये किस तरह की साउंड होती है, वीजिंग साउंड। या फिर आपको कौन सी साउंड मिलेंगी, क्रैकल्स, ठीक है, क्रैकल्स, क्रैकल साउंड मिलेंगे, या फिर वीजिंग साउंड मिलेगी। और आपको क्या मिलेगी, सियानोसिस, ठीक है, सियानोसिस, सियानोसिस मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसको क्या है, हाइपोक्सीमिया हुआ पड़ा है, क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ना, तो उसको सांस ही सही तरह नहीं आ रहा, उसकी ऑक्सीजन जो डिलीवरी है वो सही तरह नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, तो उसको सियानोसिस होगी। और क्या होगा, उसको डिस्निया होगा, उसका सांस फूलेगा। क्यों सांस फूलेगा, क्योंकि वो बेचारा, उसकी सांस में मसला है, उसको उसकी हाइपरट्रॉफी हुई पड़ी है म्यूकस ग्लैंड की, जिसकी वजह से उसका जो ट्रैक था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, जहां से हवा ने गुजरना था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। या फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन मतलब कि क्या, कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है इसने बाहर निकलना था सांस के रास्ते, चूंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रिटेन रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, सेकेंडरी, हाँ, एयर नॉट, डॉक्टर काशिफ ने हमें बताया कि एयर नॉट पास ड्यू टू एक्सेस म्यूकस, ये मैं समझाता हूँ, अभी सारा समझाता हूँ, फिलहाल मैं लिख लूँ। सेकेंडरी
पॉलीसाइथीमिया, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। इसका मतलब क्या है कि आपके जो आरबीसीज होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो उनका पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। और जो मेरे हिमाटोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो जरा मुझे बताएं कि पॉलीसाइथीमिया और पॉलीसाइथीमिया वीरा में क्या फर्क होता है, जल्दी बताएं, तब तक मैं आगे लिखता हूं। और इसका हम डायग्नोज कैसे करेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का हम डायग्नोसिस कैसे लगाएंगे। एक तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इसमें जो डल्को होगा वो डिक्रीज होगा, डल्को डिक्रीज होगा या फिर नॉर्मल होगा। ठीक है, डल्को जो होगा वो डिक्रीज होगा या फिर क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं रिसीव हुआ कि पॉलीसाइथीमिया और पॉलीसाइथीमिया वीरा में क्या फर्क होता है। जी डॉक्टर काशिफ। ओके, इसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एमसीक्यूज आएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो ये आपने अच्छे से इसको कर देना। अच्छा, अब हम आरबीसीज, डॉक्टर समीना बता रही हैं आरबीसीज, लेकिन आरबीसीज का क्या, आरबीसीज इंक्रीज तो दोनों में होते हैं, पॉलीसाइथीमिया वीरा में भी होते हैं और पॉलीसाइथीमिया में भी होते हैं। जल्दी बताएं। अच्छा, एमसीक्यूज कैसे आएगा जी, डॉक्टर सैयद आसिम आप बताएं, डॉक्टर मुकद्दस आप बताएं, पॉलीसाइथीमिया वीरा और पॉलीसाइथीमिया में क्या फर्क होता है। बहुत आसान है यार, सीधी सी बात है। चले मैं आपको बताता हूँ एंड पे, पहले हम ये टॉपिक खत्म कर लें। अच्छा, आपने कब कहना है, आपने कब कहना है कि ये मरीज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेडिकल के हवाले से। देखो, अगर आपके पास एक मरीज आता है, अगर आपके पास एक मरीज आता है और वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे प्रोडक्टिव कफ है, वो प्रोडक्टिव तो नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरी खांसी में बलगम आती है, प्रोडक्टिव कफ है। अगर मरीज को क्या है, प्रोडक्टिव कफ है फॉर फॉर मोर देन 3 मंथ, फॉर मोर देन 3 मंथ, अली हसन भी गलत बता रहे हैं, थिकनेस ऑफ ब्लड को नहीं कहते, प्रोडक्टिव कफ फॉर मोर देन 3 मंथ, 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा मुझे क्या है, बलगम वाली खांसी है, इन अ ईयर, ठीक है, इन अ ईयर, एक साल में अगर पेशेंट को क्या हो। यस, डॉक्टर जिशान एक्सीडेंट, शाबाश, बिल्कुल आपने सही बताया है और मैं आप सबको बता देता हूं, लेकिन डॉक्टर जिशान ने बिल्कुल सही बता दिया है। बाकी डॉक्टर काशिफ पता नहीं क्या बता रहे हैं, इसकी मुझे खुद समझ नहीं आ रही। अच्छा, प्रोडक्टिव कफ, अगर आपको प्रोडक्टिव कफ है 3 महीने या 3 महीनों से ज्यादा, एक साल में 3 महीने प्रोडक्टिव कफ रहना लाजमी है। और फॉर कंजेक्टिव 2 इयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और आपने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट जब भी आपने हिस्ट्री लेनी है तो उससे आपने ये लाजमी पूछना है कि फॉर कंजक्टिव 2 इयर्स, ये देखो आपके पास जो ये खांसी है ये प्रोडक्टिव कफ होनी चाहिए, कम से कम 3 महीने और 2 कंजक्टिव ईयर, कंजक्टिव ईयर कहते हैं साथ साथ वाले, ये मतलब वो आपके पास एक मरीज आया है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब प्रोडक्टिव कफ है, मुझे खांसी में बलगम आती है। आपने पूछना है कि कितने अरसे से आ रही है, वो कहेगा 4 महीने से आ रही है, 5 महीने से आ रही है या 6 महीने से आ रही है। आपने कहना है कि पिछले महीने भी, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, वो कहेगा हाँ। और आपने कहना है कि आपको याद है कि पिछले साल कितने महीने रही थी, तो वो कहेगा कि पिछले साल भी 5 महीने या 4 महीने या 3 महीने रही थी। तो फिर आपने कहना है कि आप किसके मरीज हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 2 साल लगातार, 2 साल होने चाहिए और एक साल में कम से कम 3 महीने उसको प्रोडक्टिव कफ रहनी चाहिए, परसिस्टेंट रहनी चाहिए। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है। और इसमें होता क्या है, देखो फर्ज करो कि ये आपका क्या है, ये आपका ब्रोंकाई है ना, ये आपका क्या है, ब्रोंकाई है। इसमें जो म्यूकस के ग्लैंड होते हैं इनकी हो जाती है हाइपरट्रॉफी। जब इनकी हाइपरट्रॉफी होती है तो म्यूकस प्लग बन जाता है, म्यूकस आ जाता है किसमें, ब्रोंकाई के अंदर फंस जाता है, ये मैंने बना दिया म्यूकस। तो जब आप इंस्पायर तो कर लेते हो, लेकिन जब आप एक्सपायर करने की कोशिश करते हो तो ये क्या कॉज करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, तो ये आपको आई होप के समझ आ गया होगा। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, जो आपकी बुक ने आई थिंक नहीं लिखी हुई, वो उसको लिख लेना कि इट इज हाईली एसोसिएटेड विद, हाईली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। जितने भी स्मोकिंग के मरीज होंगे और उनकी जो FeV1 ओवर FVC रेशियो अगर वो 0.7 से कम है और अगर वो स्मोक करता है, तो आपने सबसे पहले क्या, किस पे शक करना है, क्या रूल आउट करना है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपने याद रखना है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज हाईली हाईली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। और दूसरी बात, इसमें जो पेशेंट होगा, इसमें जो आपका मरीज होगा वो ओवरवेट होगा। ठीक है, जो पेशेंट होगा वो मोटा ताजा होगा। ठीक है, वो क्या होगा, मोटा ताजा होगा, ओवरवेट होगा, ओवरवेट। और इसके बरक्स एक और डिजीज हम पढ़ेंगे एम्फीसीमा, उसमें आपका जो पेशेंट होगा वो बेचारा दुबला पतला सा होगा। तो ये दो फर्क आपकी बुक पे नहीं लिखे हुए, इसलिए आपने इसको लिख लेना है।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज हाईली हाईली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से आपके, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, जब हम स्मोक करते हैं तो हमारा मेटाप्लेजिया हो जाता है। मेटाप्लेजिया कौन सा होता है? मेटाप्लेजिया कौन सा होता है? हमारे जो कोलोमिनर सेल्स है वो स्क्वेमस में बदल जाते हैं। तो स्मोकिंग करने से मेटाप्लेजिया होता है। और क्या होता है? हमारे जो म्यूकस ग्लैंड है इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। पहले दिन मैंने आपको समझाया था। तो आपने कहना है अगर कोई बंदा स्मोकर है तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लेकिन उसका आपने डायग्नोज कैसे कंफर्म करना है? उसको लगातार 2 साल और कम से कम 3 महीने खांसी रहनी चाहिए दोनों सालों में, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का है, वरना नहीं। ठीक है, वरना नहीं। और वो क्या होगा? वो मोटा ताजा होगा, ओवरवेट पेशेंट होगा। अब जरा मुझे बताएं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस समझ आ गया है? जल्दी बताएं, शाबाश। जी डॉक्टर मुकद्दस, डॉक्टर काशिफ, जल्दी बताएं। डॉक्टर मुकद्दस को क्लियर हो गया, बाकी क्या कहते हैं? काशिफ को भी क्लियर हो गया है, डॉक्टर लाइबा को भी क्लियर हो गया। अच्छा, हमारे पास तकरीबन तीन स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम लाइबा है। तो अगर पॉसिबल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना पूरा नाम लिख लें, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी लाइबा ने ज्वाइन किया और कौन सी नहीं रहती है। क्योंकि मैं अक्सर कोशिश ये करता हूँ कि जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते, मैं उनसे 1-2 दिन बाद पूछता रहता हूँ कि आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, आप आए। क्योंकि फिर इससे आप ठीक रहते हो। ठीक है, ओके। डॉक्टर लाइबा अरशद, आप अपना पूरा नाम लिख लें, फिर मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, हम आगे चलते हैं। हमारा जो पेशेंट होगा वो मोटा ताजा होगा, वो स्मोकर होगा। ठीक है, और उसको 3 महीने खांसी रहेगी कंसेक्टिव 2 इयर्स के साथ। ठीक हो गया? आई होप कि आपको ये समझ आ चुका है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप स्टेप 2 सीखे उठा के देखिए, आपको 1 या 2 बातें एक्स्ट्रा मिलेंगी, बाकी सारी बातें उसने यही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार कहता रहता हूँ कि फर्स्ट एड आपकी होली बुक है। मेडिकल में अगर आप एनएलई करना चाहते हैं, आप अगर आप कोई भी बुक करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? यूएसएमएल करना चाहते हो, प्लैब करना चाहते हो, आप इसका कतर का एग्जाम देना चाहते हो, दुबई का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट एड लाजमी पढ़नी पड़ेगी। और फर्स्ट एड, आप ये नहीं समझना कि सिर्फ एनएलई किया तो फर्स्ट एड से जान छूट जाएगी। अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो पाकिस्तान में, अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है पार्ट 1, एफसीपीएस पार्ट 1। तो उसके लिए आपको फर्स्ट एड होली बुक है। फर्स्ट एड आपकी बहुत प्यारी बुक है और ये आपको बड़े साल काम आएगी, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। हम स्लो इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप इसको मास्टर कर सको, अच्छे से पढ़ सको। लेकिन अगर आपने तेज पढ़ना हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी स्पीड तेज कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि सिस्टम आपका जल्दी जल्दी खत्म हो, ताकि नए बच्चे आए और मुझे भी थोड़ा सा फायदा हो। लेकिन मैं इसको खुद स्लो इसलिए रखता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। ठीक है, तो लेकिन अगर किसी बच्चे को ज्यादा चाहिए स्पीड, तो मुझे बता दे, मैं उसको तेज पढ़ा दूंगा। और एक बात मैं बताना भूल गया, पॉलीसाइथीमिया और पॉलीसाइथीमिया वीरा में क्या फर्क होता है? डॉक्टर जिशान ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि जो पॉलीसाइथीमिया होता है ना, देखो, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, फर्ज करो मैं पंजाब में रहता हूं, तो मैं पंजाब से जाता हूं किर्गिस्तान, या मैं नारायण का गान चला जाता हूं हाई एल्टीट्यूड पे, तो कुछ दिनों के बाद मेरे आरबीसी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसको मैं कहता हूँ पॉलीसाइथीमिया। बट अगर अल्लाह ना करे किसी पेशेंट के ब्लड का कैंसर हो जाता है, ब्लड का कैंसर हो जाता है और उसके जो आरबीसीज हैं वो अब नॉर्मली प्रोलिफरेट करते रहते हैं, अब नॉर्मली वो बहुत स्पीड से बढ़ते रहते हैं, कैंसर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वीरा, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब वीरा लफ्ज आ जाएगा तो आपने कहना है कैंसर, ये कैंसरस ग्रोथ है। लेकिन जब पॉलीसाइथीमिया का वर्ड आ जाए तो आपने कहना है ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का। जब भी हमें साइनोसिस होता है तो हमारे आरबीसी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और हाँ, एक रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया, ये डॉक्टर काशिफ, जब मैंने हिमाटोलॉजी पढ़ाई थी ना, तो मैंने बहुत डिटेल में इन सबको पढ़ाया था, रिएक्टिव और ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, रिएक्टिव, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, सारा कुछ पढ़ाया था। तो फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो पॉलीसाइथीमिया वीरा होता है ये कैंसरस होता है, और जो पॉलीसाइथीमिया होता है वो क्या होता है? वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब एक चीज रह गई है और वो है डल्को। ठीक है, DLCO, डल्को। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है डिफ्यूजिंग डिफ्यूजिंग लंग कैपेसिटी डिफ्यूजिंग लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि आगे ना आपके ये बार बार रिपीट होगी। देखो, डिफ्यूजिंग लंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? देखो, फर्ज करो ये आपका क्या है? एल्वुलाई है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपकी क्या है जी? ये आपकी है आर्टरी है। ठीक है, मान दिया। अब आपको पता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी।
अब आपको ये भी पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी डिफ्यूजिंग पावर बहुत अच्छी है, ये ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा जल्दी से डिफ्यूज कर जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम ना स्लो अमाउंट में, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में पेशेंट को देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, और तकरीबन 30 सेकंड बाद या एक मिनट के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि उसके ब्लड में कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई है। दोबारा सुने, हम इनहेल करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, और कुछ देर के बाद, कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद हम पेशेंट का क्या चेक करेंगे, ब्लड चेक करेंगे, और ब्लड में चेक करेंगे कि भाईजान कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई है। तो हमें ये क्या चीज बताएगी, हमें ये चीज बताएगी कि आपकी लंग कितना डिफ्यूज कर रही है, आपकी लंग की डिफ्यूजिंग पावर कितनी है, आपकी लंग में कितनी डिफ्यूजन हो रही है। अब ये हम क्यों करते हैं, देखो, अगर तो क्या हो जाए, फर्ज करो पल्मोनरी फिब्रोसिस का पेशेंट है, उसके यहाँ पे फिब्रोसिस हुई पड़ी है, या फिर एम्फीसीमा का पेशेंट है, उसमें क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, उसमें क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिस जहां से आपकी डिफ्यूजन होनी थी, सरफेस एरिया आपका कम हो गया। तो जब सरफेस एरिया कम होगा तो डिफ्यूजन भी कम होगी। तो इसमें आपने याद रखना है, डल्को के आगे लफ्ज लिख लें सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया कम होगा तो आपकी जो डेल्को है, डिफ्यूजिंग लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कम हो जाएगी। लेकिन जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, आपकी जो डेल्को है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब सरफेस एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो डेल्को क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब आपने क्या याद रखना है, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है, इसमें तो सरफेस एरिया पे तो कोई मसला ही नहीं आ रहा, मसला तो पीछे आ रहा है, मसला तो उसके ट्रैक्ट में आ रहा है, ब्रोंकाई में आ रहा है, एल्वलाई में तो कोई मसला नहीं आ रहा। जब एल्वलाई में कोई मसला नहीं आ रहा तो आपने याद रखना है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपका जो डेल्को है, जो डेल्को है वो नॉर्मल रहता है, वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। लेकिन चूंकि उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन एक्सचेंज कम हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि स्लाइटली डिक्रीज होता है, थोड़ा सा कम होता है। बट आपने याद ये रखना है कि जो डेल्को है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में नॉर्मल रहता है। और जहां पे डेल्को लिखा हुआ है इसके आगे लिख लें सरफेस एरिया, इसको हम सरफेस एरिया पे मेजर करते हैं। अब मुझे बताएं कि इसका कॉन्सेप्ट समझ आया है कि ये क्या होता है। इसको हम डिफ्यूजन के लिए चेक करते हैं कि हमारी लंग कितना डिफ्यूज कर रही है।